नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube के चैनल ब्रिजेश भंडारी में। और जिसमें हमारी सीरीज चल रही है एक और वार्तालाप। और एक और वार्तालाप में मैं आपको ऐसे लोगों से बातचीत कराता हूं जो हमारे संगीत जगत से या अभिनय या कला के जगत से जो लोग होते हैं, साहित्यकार होते हैं, उन लोगों से मैं आपको बातचीत कराता हूँ। और मेरे प्रोग्राम्स में मैं उन लोगों के जीवन के कुछ अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। और मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा बनाए गए प्रोग्राम्स आपको पसंद आ रहे होंगे। और अब बात करते हैं आज के मेहमान की। आज के हमारे मेहमान हैं मनोहर अय्यर, या उन्हें कह सकते हैं मनोहर मोहब्बत अय्यर। वो एक संगीत प्रेमी हैं, संगीत के म्यूज़िक के लाइव शोज़ करते हैं। और उनसे जब हम बात करेंगे तो उनके बारे में और कई बातें ऐसी पता चलेंगी जो जिन्हें जानकर आपको बहुत ही खुशी होगी। या बहुत म्यूज़िक के लिए वो बहुत ऐसा काम कर रहे हैं जो आप कोई भी इमेजिन नहीं कर सकता। इवन जब मैंने भी उनसे पहले बात की थी, उनके बारे में पूछा था, बातचीत करी थी, तो मैं भी सरप्राइज़ हो गया था वो म्यूज़िक की बातें सुन के। तो आइए मैं उनका अपने इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूँ। मनोहर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस प्रोग्राम में। मनोहर जी, मैं तो जानता हूँ कि आप दिल्ली में आए हुए हैं। और दिल्ली में आप वैसे बॉम्बे से बिलोंग करते हैं, बॉम्बे ही रहते हैं, दिल्ली में आप आए हुए हैं। पर मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा कि आप प्लीज़ हमारे दर्शकों के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिए कि वाई यू आर इन दिल्ली। तो आप दिल्ली में क्यों आए हुए हैं? दिल्ली है दिल हिंदुस्तान का, ये तो तीरथ है सारे जहान का। तो यहाँ कौन आना नहीं चाहेगा। और मुझे मौका मिला तो मैं दिल्ली चला आया। बात यह है कि मैं एक फ़िल्म बना रहा हूँ। हालांकि बहुत लेट इन लाइफ मैंने फ़िल्म निर्माण के क्षेत्र में कदम रखा। आई एम अबाउट 66 ईयर्स नाउ। और ये 3 साल पहले की बात है कि लिखने का शौक़ तो मुझे है, तो मैंने एक कहानी लिखी है। हालांकि एक कहानी स्ट्राइक हुई और उस कहानी को लेकर हम आगे बढ़ते गए। और 3 साल लग गए फ़िल्म को शुरू करने में भी, क्योंकि कई कारण थे इसके जो शायद मैं आगे चलकर आपसे शेयर करूँगा। तो एक कव्वाली रिकॉर्ड करनी थी हमें, क्योंकि एक मुस्लिम सोशल फ़िल्म बना रहा हूँ मैं, दुआ कबूल फ़िल्म का नाम है। तो उसमें एक कव्वाली की गुंजाइश है। और वो कव्वाली मैं यहीं दिल्ली पर निज़ामुद्दीन औलिया दरगाह में शूट करना चाहता था। और वही हुआ जो हम चाहते हैं। कहते हैं ना कि हमारी मर्ज़ी में अल्लाह की रज़ा भी शामिल हुई। तो उन्हीं की मर्ज़ी थी कि मैं मुंबई से दिल्ली चला आया इसी कव्वाली को रिकॉर्ड करने के लिए। और इसे कंपोज़ किया है एक उभरते हुए संगीतकार ने, नितेश रामचंद्र पांडे उनका नाम है। और इसके म्यूज़िक अरेंजमेंट्स में साथ दिया जसपाल मोनी जी, जो दिल्ली के रहने वाले हैं, और मुंबई के मेरे एक और साथी संगीतकार संतोष नायर। और इसे गाया मशहूर कव्वाल गायक अनीस साबरी और उनके तमाम साथियों ने। और इंशाअल्लाह जैसे कहते हैं कि अब तक सब कुछ अच्छा ही हुआ, आगे भी अच्छा ही होगा, यही सोचकर हम चल रहे हैं। और कव्वाली तो हमने शूट भी कर ली निज़ामुद्दीन औलिया दरगाह में। और बहुत अच्छा लगा यहाँ शूट करते हुए, क्योंकि लोगों ने भी काफ़ी साथ दिया, और जिसकी वजह से हम इस कव्वाली को अच्छी तरह से शूट कर पाए। और यही आशा करते हैं, यही उम्मीद करते हैं कि ये फ़िल्म और ये कव्वाली जो है लोगों तक जैसे हम चाहते हैं उसी अंदाज़ में लोगों तक पहुँचे। मनोहर जी, मैं जानता हूँ आपकी बहुत व्यस्तता है, उसके बावजूद भी आपने मुझे समय दिया। कोई व्यस्तता नहीं है। और मैं सबसे पहले आपसे ये चाहूँगा कि आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। और जैसे हर किसी इंसान का होता है, कोई भी बच्चा होता है या कोई भी हॉबी होती है उसकी, तो कहीं ना कहीं से उसको एक स्पार्क होता है, उसको ये एहसास होता है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, म्यूज़िक कर सकता हूँ, या एक्टिंग कर सकता हूँ, या सिंगिंग कर सकता हूँ। तो वो आपको आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा मोमेंट आया होगा जहाँ से आपको ये लगा होगा कि हाँ अब मैं ये कर सकता हूँ, या मेरे को ये अच्छा लगता है। तो वो भी हमारे दर्शकों से शेयर कीजिए। और पहले ये अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। ज़रूर। नमस्ते, मेरा नाम मनोहर अय्यर है, और मोहब्बत अय्यर भी कह सकते हैं। मोहब्बत जो मेरा तखल्लुस है, लिखने का थोड़ा बहुत शौक़ है और लिखने की गुस्ताखी कर लेता हूँ। और ये प्रेरणा जो मुझे मिली है वो यकीनन हमारे फ़िल्म संगीत में जो हम गाने सुनते हैं, जो लिखने वाले जो लिख कर गए हैं, उन्हीं से ये प्रेरणा पाई थी। वैसे बचपन से ही बहुत शौक़ था फ़िल्मों का और संगीत का, नृत्य का भी। और मैंने फॉर्मल ट्रेनिंग तो नहीं पाई संगीत और नृत्य की, मगर शौक़ तो रहा है। और कह सकता हूँ कि मैं 12-13 साल की उम्र से मुझे फ़िल्मों का शौक़ रहा, गाने सुनने का शौक़ रहा। और घर में एक रेडियो हुआ करता था, मर्फ़ी रेडियो। तो उसमें सुबह सुबह हम रेडियो सिलोन पे गाने सुनते थे, और भी जो कार्यक्रम होते थे उनमें भी गाने सुनते थे।
तो वो सारे गाने होते थे ज़्यादातर 40s और 50s के, मुझे अच्छी तरह से याद है। मैंने बरसात के गाने सुने हैं, और बरसात के गाने जैसे ही शंकर जैक्सन के संगीत में औरत, पूनम, बादल, ऐसी कई फिल्मों के गाने, नौशाद साहब के संगीत में जो गाने सुने वो कुछ अलग लगे। फिल्मों के नाम जैसे रतन का जिक्र करूँगा, या अनमोल घड़ी, या उसके बाद जो फिल्में आई अंदाज़, बैजू बावरा, तो इन फिल्मों को देखकर तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इन फिल्मों के गीतों को सुनकर मनोहर जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। हर किसी की लाइफ में ऐसी चीज़ें होती हैं, मतलब जो आपने अपने बचपन की यादें बताई कि आप एक रेडियो सुनते थे, और आपको ये होता है ऐसे कि जब अगर मैं भी अपने बारे में याद करूँ तो हम भी बचपन में, मतलब जो भी हम टीवी सीरियल्स देखते थे या जो गाने सुनते थे, तो हमारे दिमाग में उसका एक पिक्चर बन जाता था या एक इमेज आ जाती थी। तो वो होता है हर किसी के साथ। तो आपका, जैसे आपने बताया कि आपकी फैमिली बैकग्राउंड में कोई ऐसा म्यूज़िक का कोई बैकग्राउंड नहीं था और सब लोग पढ़ाई लिखाई वाले ही होंगे, और तो फिर आपने जैसे जब ये आपके साथ ये हो गया, आप म्यूज़िक की तरफ आपका इंटरेस्ट हो गया, तो उसके बाद फिर आपका ये सफ़र आगे कैसे बढ़ा? और मैं जहाँ तक मैं जानता हूँ आपके बारे में कि आप एक बैंकर हैं, तो एक बैंकर और म्यूज़िक कैसे, उसका समन्वय कैसे करा आपने, और कैसे इस चीज़ को कंटिन्यू करा? देखिए, वैसे लाइफ में हम कुछ कभी प्लान करके नहीं चलते हैं, कम से कम मैं तो नहीं चला उस नज़रिए से। लेकिन जिस क्षेत्र में भी हमने कदम रखा, जो भी काम करना चाहा, उसमें प्लानिंग ज़रूर रही है। मेरे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद मैं कॉमर्स पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, और उसके बाद मैंने IDBI, दैट इज़ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, एक भारतीय वित्तीय संस्था उस ज़माने में थी, एपेक्स इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड एंड गवर्नमेंट ओन्ड। मैंने वहाँ 16 साल मैंने काम किया, और उस दरमियान संगीत का शौक़ तो मेरा बढ़ता ही रहा, संगीत के प्रति जो अभिरुचि थी वो भी बढ़ती ही गई। लिखने का भी शौक़ रहा, और जब मैं 15 साल का था तभी मैंने एक गीत सुना था। हालांकि उससे भी पहले कई गाने सुने थे, लेकिन एक गीत जो प्रेरित कर गया वो कवि प्रदीप जी का था। सुख दुख दोनों रहते जिसमें, जीवन है वो गाँव, कभी धूप कभी छाँव, ऊपर वाला पासा फेंके नीचे चलते दाँव, कभी धूप कभी छाँव। उससे प्रेरित होकर मैंने एक गीत लिखा, और वो सिलसिला बढ़ता ही गया, और यहाँ तक कि हिंदी के साथ साथ मैंने उर्दू का भी समन्वय करके मैं लिखने लगा। एंड मुझे लगा कि मैं लिख सकता हूँ, थोड़ा बहुत लिख सकता हूँ। तो अंग्रेज़ी में भी लिखने लगा, हिंदी में भी लिखने लगा, हिंदी में उर्दू के लफ्ज़ों का भी इस्तेमाल होने लगे, और लिखते लिखते मेरी उम्र भी बढ़ती गई, परिपक्वता भी हो सकता है कि बढ़ती गई, और फिल्मों का शौक़ तो रहा ही। तो 16 साल में IDBI में काम करने के बाद जब मेरा ट्रांसफ़र हुआ गुवाहाटी, तो मैंने नौकरी छोड़ दी, क्योंकि उस वक्त मैं अपने माता पिता के साथ रहता था। मैं उन्हें अकेले छोड़कर जाना भी नहीं चाहता था, ना ही उन्हें अपने साथ गुवाहाटी जैसी जगह ले जाना चाहता था। तो मैंने नौकरी छोड़ दी। हालांकि नौकरी छोड़ने का रिस्क मैंने इसीलिए लिया क्योंकि मैं एक शादीशुदा नहीं था, मेरा अपना एक घर। मनोहर जी, और जब लिखने की बात हुई है, आपने बोला कि आपने लिखना शुरू कर दिया था, तो मैं आपसे यहाँ पे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ शेयर समथिंग विद आवर व्यूअर्स, कि कुछ आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें जो आपने लिखा। मोहब्बत मेरा तखल्लुस है, और मैं लिखता हूँ थोड़ा बहुत, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया। तो आप चाहते हैं कि मैं कुछ सुनाऊँ, तो मैं अपना ही परिचय इस गीत के ज़रिए या कुछ पंक्तियों के ज़रिए मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मुझे देखो सरापा में मोहब्बत ही मोहब्बत हूँ, मुझे देखो सरापा में मोहब्बत ही मोहब्बत हूँ, कभी न ख़त्म होगी जो खुदा की वो इनायत हूँ। अभी मेरी जवानी है, अभी मेरा ज़माना है, 66 ईयर्स का हूँ, लेकिन अभी मेरी जवानी है, वही जोश है, वही वलवले हैं। अभी मेरी जवानी है, अभी मेरा ज़माना है, अभी मेरी अदाओं में मिजाज आशिकाना है, अभी दिल की सुराही से ज़माने को पिलाना है, अभी मेरी मोहब्बत को नया कुछ रंग लाना है। मुझे महफूज रखना तुम कि मैं रब की अमानत हूँ, मुझे महफूज रखना तुम कि मैं रब की अमानत हूँ, कभी न ख़त्म होगी जो खुदा की वो इनायत। मनोहर जी, बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा, आपने बहुत अच्छा लिखा है और बहुत साफ लिखा है। बिकॉज एज पर योर नेम you are from South Indian Brahmin family, that it's not possible to listen this thing from a South Indian, and so मतलब आप बहुत ही क्लियर आपकी वॉइस है, और बहुत ही आपका जो प्रोनाउंसिएशन है बहुत ही क्लियर है। मतलब वो एक्सपेक्ट नहीं करेगा कोई बंदा व्हेन यू मीट फर्स्ट टाइम विद यू, और ये ऐसे सोचेगा ना। तो एक इमेज हमारी ऐसी इमेज बनी हुई है कि साउथ इंडियन जो लोग पीपल्स हैं या लोग हैं जितने,
वहाँ पे थोड़ा लैंग्वेज हिंदी में थोड़ा उनको डिफिकल्टी होती है। आपने कहा कि साफ लिखा है, साफ इसीलिए लिख पाया क्योंकि मैं दिल से लिखता हूँ। मेरी हर बात मेरे दिल से ही निकलती है, लब तलक आते आते ये नहीं बदलती है। वाह, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, बहुत मनोहर जी, मैं आपसे यहाँ पर जानना चाहूँगा कि जो आपने 97 में एक म्यूजिक की एक संस्था या ऑर्गेनाइजेशन आपने स्टार्ट करी है, कीप अलाइव जिसका नाम है, तो उसके बारे में आप हमारे दर्शकों के साथ कुछ शेयर कीजिए। वो जरूर। मैं अपने दर्शकों को ये जरूर बताना चाहूँगा कि आपने जो उसमें आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट कैसे आया और क्या आपने सोचा, क्योंकि मैंने उसके बारे में पढ़ा हुआ है, बट प्लीज हमारे दर्शकों को उसके बारे में बताइए कि कीप अलाइव का मतलब क्या है, क्या किस वजह से आपके दिमाग में विचार आया। ठीक है। 1994 में IDBI की नौकरी छोड़ने के बाद मैंने कुछ फिल्मों में गाने लिखे, कुछ प्राइवेट एल्बम्स भी किए। हालांकि इट वाज नॉट वेरी सैटिस्फाइंग, तो मैंने गाने लिखना बंद कर दिया। और उसी दौरान मैंने देखा कि कई रीमिक्सेस, कवर वर्शंस, बहुत कुछ आ रहे थे, लेकिन अलग अलग कॉन्सेप्ट्स अलग अलग तरीके से पेश किए जाने लगे। उसमें मुझे कोई ऐतराज़ नहीं था, लेकिन मैंने ये देखा कि कई कलाकार जो है पुराने गीतों के संगीतकारों के काम के लिए वो खुद श्रेय ले रहे थे, उसे प्रॉपर क्रेडिट नहीं दिया जा रहा था। तो ऐसे में मेरे दिल में एक ख्याल आया कि उन दिनों के, उस दौर के, उस वक्त के उन गीतों को जीवित रखने के प्रयास में कुछ तो करना चाहिए। हालांकि इसकी पहुंच ज़्यादा भी ना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन एक उस क्षेत्र में कदम तो ज़रूर रखना ज़रूरी था। तो यही सोचकर मैंने 1997 में कीप अलाइव संस्था बनाई। और कीप अलाइव जैसे नाम संकेत करता है, किसी को जीवित रखने के प्रयास में है। तो किसी के का जिक्र से यही कहना चाहूँगा कि सुनहरे दौर, ज़रीन दौर के जो गाने थे, जो संगीतकार थे, गीतकार, गायक गायिकाएँ, उस ज़माने के जो फिल्म मेकर्स थे या फिल्में जो थी, उन्हें जीवित रखने के प्रयास में मैंने कीप अलाइव संस्था बनाई। हालांकि ये म्यूज़िक बेस्ड था, म्यूज़िक रिलेटेड था, तो ज़्यादा फोकस रहा तो संगीतकारों पर, गीतकारों पर, गायक और गायिकाओं पर। और कीप अलाइव जैसे नाम संकेत करता है, ज़रूरी नहीं है कि उन प्रोग्राम्स में मैं जो गाने ऑलरेडी पॉपुलर थे या मशहूर थे उन गीतों को पेश करूं। तो कीप अलाइव का मतलब यही था कि जिन गीतों को हम भूल चुके हैं, जो गीत विस्मृत हो चुके हैं, जो गाने एक ज़माने में बहुत ही पॉपुलर थे या मशहूर थे, लेकिन वक्त के साथ साथ उसमें हम कहते हैं ना, जैसे धूल जम जाती है, उस धूल को हटाने का काम ही मैंने किया है। उसी एक प्रयास में, एक छोटे से प्रयास में मैंने एक कीप अलाइव संस्था बनाई। और 1997 में इनॉग्रल शो, पहला प्रोग्राम हमने किया, तो दैट वाज ऑन 50 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, क्योंकि मैंने सोचा कि इसी के साथ हम शुरू करेंगे। तो सेलिब्रेटिंग द 50 इयर्स ऑफ आज़ादी की जो 50वीं सालगिरह थी, उसका जश्न मनाते हुए हमने अपना पहला प्रोग्राम किया। और उसके बाद हम लोग ने सोचा कि किस तरह से, कौन से संगीतकार या कौन से गीतकार को लेकर, उनके गीतों को लेकर प्रोग्राम्स पेश करें। तो एक क्लैरिटी होना बहुत ही ज़रूरी था। तो हम राउंडेड अप फिगर्स के तौर पे गए, मानो कि 30th डेथ एनिवर्सरी या 50th डेथ एनिवर्सरी या बर्थ एनिवर्सरी जो भी है, नॉट एट रैंडम, जैसे 17th या 11th या एनीथिंग। तो उस हिसाब से नेक्स्ट प्रोग्राम जो हमने किया नवंबर में, दैट वाज कमेमोरेटिंग दी 30th डेथ एनिवर्सरी ऑफ संगीतकार रोशन। उनकी 30वीं पुण्यतिथि पे हमने प्रोग्राम किया था रोशन जी पे। और रोशन जी के गीतों का जिक्र करते हुए हम हमेशा याद करते हैं उन्हीं गीतों को जो पोस्ट बरसात की रात हमने सुने। 7 साल का दौर रहा 60s के बाद, क्योंकि कम उम्र में वो गुजर गए थे। बरसात की रात, आरती, चित्रलेखा, बहू बेगम, ताजमहल, ममता, ये उनकी उल्लेखनीय फिल्में थी। ज़्यादातर हम उन्हीं गीतों को याद करते हैं। लेकिन हमारे प्रोग्राम में, सेकंड प्रोग्राम था, हमने उसके पहले के दौर यानी 1949 में उन्होंने शंकर जैक्सन के साथ ही संगीत की दुनिया में कदम रखा था। यह और बात है कि संगीतकार शंकर जैक्सन को बरसात के साथ कामयाबी मिली, तो रोशन साहब को 10 साल तक इंतज़ार करना पड़ा उस बड़ी कामयाबी के लिए, बरसात की रात तक। मगर इस दौरान, इन 10 सालों में कई उनकी ऐसी फिल्में आई जैसे मालकिन, आगोश, टकसाल, नौबहार, संस्कार, कई ऐसी फिल्में थी, संस्कार ने शीशम, ऐसी कई फिल्में थी जिन फिल्मों के गाने बिल्कुल दुर्लभ थे या नायाब थे, भूल चुके थे, विस्मृत हो चुके थे। ऐसे गीतों को हमने हमारे प्रोग्राम्स में पेश किया, जिसकी वजह से लोगों तक ये बात पहुंची कि ये जो संस्था है ये कुछ हट के कर रही है। हालांकि इन अ वे हम कह सकते हैं कि हम पायनियर्स से इस रिसरेक्टिंग द गोल्डन इरा या सुनहरे दौर के गीतों को जीवित रखने के प्रयास में जो कर रहे थे, उसमें हमने पहला कदम रखा, हम ही पहले पायनियर्स माने गए थे। तो रोशन साहब के प्रोग्राम के बाद में एक क्रेडिबिलिटी बढ़ी हमारी, क्योंकि तीसरी प्रोग्राम जो हमने की 1998 में, अगेन कमेमोरेटिंग द 30th डेथ एनिवर्सरी ऑफ गुलाम मोहम्मद साहब।
गुलाम मोहम्मद को हम जानते हैं तो सिर्फ पाकीज़ा के गीतों के ज़रिए या कुछ हद तक मिर्ज़ा गालिब के गीतों के ज़रिए, हालांकि या फिर नौशाद साहब के असिस्टेंट के तौर पे 10 साल उनके असिस्टेंट रहे 1942 से लेके बैजू बावरा तक, यानी संजोग शारदा जो नौशाद साहब की शुरुआत के दिनों की फ़िल्में थी, उन फिल्मों से उनके साथ जुड़े और राइट अप टू 1952 आन बैजू बावरा तक वो उनके साथ जुड़े रहे नहीं। और उसके बाद उससे पहले भी वो स्वतंत्र रूप से संगीत दे रहे थे, लेकिन उन फिल्मों के गीतों से बिल्कुल वाकिफ़ नहीं थे आज की पीढ़ी। हालांकि जो 50 साल की उम्र से भी जो बड़े थे वो भी एक तरह से भूल चुके थे। तो फिल्में जैसे पारस, शायर, अंबर, कई ऐसी फिल्में हैं, नई दुनिया, नई दुनिया तो नहीं थी उनकी, और कई ऐसी फिल्में हैं, दिले नादा, मिर्ज़ा गालिब, मालिक, इन फिल्मों के गीतों को भी हमने हमारे प्रोग्राम्स में पेश किया। तो एक तरह से ऐसे नायाब गीत, दुर्लभ गीत पेश करने की वजह से कीप अलाइव का थोड़ा थोड़ा नाम होने लगा था। और फिर सिलसिला चलता ही रहा। हुसन लाल भगत राम के संगीत में बने गाने भी हमने बनाए। हुसन लाल भगत राम के गीतों को हम याद करते हैं तो बड़ी बहन के गाने याद हैं, चुप चुप खड़े हो ज़रूर कोई बात है, या तेरे नैनों ने चोरी किया, या फिर आंसू फिल्म का गीत सुन मेरे साजना। लेकिन इन फिल्मों से हटकर भी उन्होंने कई फिल्मों में गाने दिए थे। गौना फिल्म है, छोटी बहू है, आधी रात है, बिरहा की रात है, या फिर फरमाइश है, शमा परवाना जो इनकी एक तरह से कमबैक फिल्म थी 1954 में, क्योंकि 1949 से लेके 1952-50 तक जो कामयाबी रही उसके बाद धीरे धीरे वो कामयाबी कम होने लगी। तो एक तरह से 54 में एक कमबैक व्हीकल के तौर पे शमा परवाना आई थी, और उस फिल्म में शम्मी कपूर के लिए पहली बार रफ़ी साहब ने गीत गाए थे। लगभग 2 या 3 गीत गाए थे। वो मरने से नहीं डरते जिन्हें सबक मोहब्बत वाला सीखा, या तूने मेरा यार न मिलाया। फिर सुरैया के साथ एक डुएट भी था, बेकरार है कोई दिले, बेकरार है कोई ऐ मेरे दिलदार। मैं जब बोलता हूँ तो मैं शायद बीच में अटक जाता हूँ, क्योंकि बहर में बोलना ज़रूरी है, और ऐसे में बहर से हट के हम जब कुछ कहते हैं तो डेफिनेटली उसमें वो रुकावट आ ही जाती है, उसके लिए क्षमा कर दीजिएगा। तो गाने की गुस्ताखी भी कर लिए, वैसे मैं कोई गायक नहीं हूँ। तो इन सब प्रोग्राम्स, हुसन लाल भगत राम के बाद हमने अनिल बिस्वास जी के प्रोग्राम्स भी किए। अनिल बिस्वास जी के 2 प्रोग्राम्स किए, संगीतकार नौशाद के लगभग 2 या 3 प्रोग्राम्स किए। देन आरसी बोराल, पंकज मलिक, खेमचंद प्रकाश, अनिल बिस्वास, आरसी बोराल, या फिर वसंत देसाई, हुसन लाल भगत राम, ऐसे दिग्गज संगीतकारों के संगीत में बने हुए इन गीतों को लोगों तक पहुंचा के हमें काफ़ी नाम मिला। मैंने पैसा तो नहीं कमाया, हालांकि व्यावसायिक दृष्टिकोण से मैंने ये प्रोग्राम्स भी नहीं किए, क्योंकि जब हम पेश करते हैं अनिल बिस्वास और खेमचंद प्रकाश या सरस्वती देवी जैसे संगीतकारों के गाने, उसमें कोई कमर्शियल वैल्यू होती ही नहीं है, क्योंकि अक्सर लोग सुनना चाहते हैं आर.डी. बर्मन, या आज के ज़माने की बात कहो तो ए.आर. रहमान या लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कल्याण जी आनंद जी, जो ज़्यादातर पॉपुलर हैं, आज भी लोगों के दिलो दिमाग में छाए हुए हैं। लेकिन हम जब बात करते हैं अनिल बिस्वास, सरस्वती देवी, खेमचंद प्रकाश, वसंत देसाई, हुसन लाल भगत राम, गुलाम मोहम्मद, हंसराज बहल, तो लोगों की दिलचस्पी, लोगों की अभिरुचि हमारे प्रोग्राम्स के प्रति ज़्यादा बढ़ती गई, और बड़ी सफलता के साथ हमने ऐसे कई प्रोग्राम्स पेश किए। सिर्फ संगीतकारों के ही नहीं, गीतकारों के भी। कवि प्रदीप या कमर जलालाबादी, प्रेम धवन, हसरत जयपुरी, शैलेंद्र, साहिल लुधियानवी, शकील बदायूनी, मजरू सुल्तानपुरी, कई ऐसे गीतकारों के गीतों को भी हमने लेकर विश्लेषण के साथ, क्योंकि एनालिटिकल तौर पे ये प्रोग्राम्स होते थे। सिर्फ ऐसा ही नहीं कि फ़िल्म का जिक्र किया, गीतकार का नाम लिया, संगीतकार का नाम लिया और हमने गीत पेश किया। एक बायोग्राफी के तौर पे ये प्रोग्राम्स होते थे, और शुरुआत से लेकर उनके करियर में जो सफलता मिली, जो सेटबैक्स आए, जो उनकी विशेषता थी गीतों के, या उनके संगीत की जो विशेषता, जो खुसूसियत रही, उन बातों को भी आम लोगों तक पहुंचाने के एक छोटे प्रयास में हम कीप अलाइव के प्रोग्राम्स के ज़रिए कुछ करने की कोशिश में थे, और 20 साल तक हम पूरे शबाब में थे। मनोहर अय्यर मोहब्बत जी, आपने जो ये इतनी जानकारी हमें दी है, बहुत ही यूज़फुल है, और बहुत रेयर लोगों को ये सारी इन्फॉर्मेशन पता होगी, बट बहुत ही कम शेयर किया मैंने।
बहुत ही कम शेयर किया, बट फिर भी आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें ऐसी दे दी। और जो इस प्रोग्राम को जो देखेगा, अगर जो संगीत का रियल जो जिसे बोलते हैं ना पार्क ही होता है, तो उसको ये बहुत अच्छा लगेगा सुनने में। और मैं जहाँ तक मैंने आपके बारे में पढ़ा है, जहाँ तक मेरी नॉलेज है कि आपने 2017 तक इसको 2017 तक ये आपने किया था। उसके बाद मे भी शायद कोई रीज़न रहा होगा जिसकी वजह से आगे नहीं हुआ ये। तो वो रीज़न क्या था जो कि आप इस चीज़ को कंटिन्यू नहीं कर पाए, या जो भी आपका रीज़न है वो हमारे दर्शकों के साथ शेयर कीजिएगा। ज़रूर। कीप अलाइव की सफलता का दौर लगभग 20 सालों तक रहा, 1997 से लेके 2017 तक। और आप सोच रहे होंगे कि 2017 के बाद मैंने क्या किया और क्लोज़ डाउन करने की वजह क्या थी। क्लोज़ डाउन तो नहीं किया, क्योंकि बदलते हुए दौर में हमने देखा कि महंगाई बढ़ रही थी, लोगों की पसंद कम हो रही थी, क्षमता कम हो रही थी, और मोबाइल का भी ज़माना आ गया था। तो कई कारणवश मैंने सोचा कि अब बहुत हो गया है, और जहाँ पर हम एक शबाब पर हैं, पूरे पीक पर हैं, वहीं पर एक क्विट करना या सलाम करके निकल जाना अच्छा ही लगेगा। यही सोचकर मैंने एक तरह से स्लो डाउन किया। मगर उसके बाद भी मैं संगीत से जुड़ा रहा। मनोहर मोनोलॉग्स के नाम पर मैंने कई इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेटिंग ऑडियो विजुअल प्रोग्राम्स किए, जैसे गुरुदत्त पे या बलराज साहनी पे, या मेकिंग ऑफ सर्टन फिल्म्स, जो फिल्में जैसे महल, बरसात, अंदाज, बैजू बावरा, ऐसी फिल्मों के निर्माण, मेकिंग ऑफ द फिल्म्स को लेकर, या फिर कुछ लिरिसिस्ट जैसे कि शैलेंद्र, साहिल लुधियानवी। और साहिल लुधियानवी का प्रोग्राम शायद मेरा म्यूज़िकली प्रोफेशनली लास्ट प्रोग्राम रहा, हालांकि इनकम्प्लीट रहा। 2019 की बात है। स्टेज पर था मैं, बड़े ही एक ड्रामेबाजी तो नहीं कह सकता, लेकिन साहिर साहब के शेर ही, उनके जो नज़में जो होती थी वो वैसे ही उसी तरह के रहती थी। उनके एक शेर के साथ मैंने प्रोग्राम शुरू किया। मौत कितनी भी संगीन हो मगर ज़िंदगी से तो मेहरबान होगी, हम न होंगे तो गम किसे होगा, ख़त्म हर गम की दास्तां होगी। और 20 मिनट के बाद मैंने देखा कि मेरी अपनी दास्तां ख़त्म होती हुई नज़र आई, क्योंकि मुझे स्टेज पर बात करते करते, प्रोग्राम प्रेजेंट करते करते मैसिव हार्ट अटैक हो गया। और वहीं पर 20 मिनट के बाद मुझे अस्पताल ले गया, और 4 महीने के आराम के बाद मैंने देखा कि पूरी तरह से लॉकडाउन लग गई थी। कोरोना शुरू हुआ था, फर्स्ट फेज़, सेकंड फेज़, और इस दौरान तो पूरी तरह से म्यूज़िकली मैं पीछे ही रह गया। म्यूज़िकली मैं लोगों के सामने आ नहीं पाया। लेकिन कहते हैं ना कि ज़िंदगी जीवन चलने का नाम है, जीवन चलने का नाम है, तो फिर वो चलता ही रहा, ज़िंदगी चलती ही रहेगी। और यहाँ पर डॉक्टर अल्लामा इकबाल का एक शेर याद आता है, जहाँ में अहले ईमान सूरत खुर्शीद जीते हैं, जहाँ में अहले ईमान सूरत खुर्शीद जीते हैं, यहाँ डूबे वहाँ उभरे, वहाँ डूबे यहाँ उभरे। और इसके बाद मैंने कदम रखा तो एक और नए क्षेत्र में, जो मेरे लिए बिल्कुल नया था। हालांकि इस उम्र में, यानी कि 65 साल की उम्र में जाकर मैंने फिल्म निर्माण के क्षेत्र में कदम रखा, और स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग, लिरिक्स, प्रोड्यूस, डायरेक्टर और एक्टिंग के साथ साथ मैं इस फिल्म में कदम रखा। तो ये थे मनोहर अय्यर जी, जिन्होंने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन अपनी लाइफ की, और बहुत सारी म्यूज़िक की, सबसे बड़ी बात जो म्यूज़िक की इन्फॉर्मेशन जो आपने हमारे साथ शेयर करी, वो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, और बहुत लोगों को उस चीज़ से फ़ायदा होगा, और बहुत लोगों को बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता चलेंगी जो कि सिर्फ सुनी होंगी या उनको डिटेल में नहीं पता होगा। तो मैं आपका थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा कि आपने अपना कीमती समय मुझे दिया और मेरे साथ इतनी देर बैठे। और मैं अपने देखने वाले दर्शकों को भी यही बोलूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जो कि हम ऐसे गुणी लोगों को आप तक ला सकें। और मैं इसी के साथ अपने देखने वाले दर्शकों को धन्यवाद कहूँगा। धन्यवाद।